हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2026 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 10 फरवरी 2026 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, इसको सरल करना है। ठीक है, देखिए ये जो सवाल है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये 2 सेकंड का सवाल है, अन्यथा आपको ये पूरा खोलना पड़ेगा, फिर इसको भी उसके बाद माइनस करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? 4ab। ठीक है, अगर यहीं पर मान लीजिए कि ये आपका प्लस में दिया रहता, तब जाके क्या हो जाता, ये हो जाता 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ माइनस वाला दे रखा है, तो आपको सीधा सीधा क्या निकालना, 4ab। ठीक है, तो 4 इंटू ए क्या है, 5pq, तो यहाँ पर ले लीजिए, गुना बी क्या है, 16q, तो ये आपका रहेगा। सबको गुना करेंगे तो 16 पंचे 80 चौके 320 आना चाहिए, दो ऑप्शन में है। ठीक है, 320। उसके बाद p और q दो बार है तो q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक व्यक्ति को 8 घंटे में 228 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/8वें समय में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका कितना दूरी बचा है जो कि ये तय करने वाला है, और इसके पास टाइम कितना है। तो टोटल दूरी है 228, जिसमें दूरी का 2/3 भाग इसने कवर किया, तो बचा कितना, 1/3 यानी 1/3। तो 228 का 1/3 आप निकाल सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 21, 3 6 18, 76 किलोमीटर आएगा। अब टाइम की बात करें तो टोटल टाइम है इसका 8 घंटे, जिसमें ये 5/8 भाग जो है बिता चुका है, तो बचा कितना, 3/8 का। ठीक है, तो 3/8 निकालना आपको 8 घंटे का, तो 8 कट जाएगा, टोटल कितना टाइम आ जाएगा, 3 घंटा। तो 3 से इसको सीधा सीधा डिवाइड कर दीजिए, तो 25 से थोड़ा सा बड़ा जो है आपका आंसर होगा। एक ही ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे, एक गांव की जनसंख्या 1,60,000 थी। इसमें पहले वर्ष 15% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आप इफेक्टिव रेट निकाल लीजिए, जो कि एक साथ वृद्धि होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार जोड़ दीजिए, 15 और 30 कितना हो जाएगा, 45, प्लस दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 15 या 45 यानी कि 450 हुआ, 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो इतना परसेंट जो है इसका टोटल आएगा। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा, तो 45 सर 49 यानी 49.5% का जो है ओवरऑल इसका इंक्रीज है पॉपुलेशन में। ठीक है, तो ये 1,60,000 जनसंख्या थी और इतना बढ़ाना है तो कितना होगा, ये देखिए ये 50% के बिल्कुल करीब है, तो आप सीधा सीधा इसका 1.5 गुना कर दीजिए, तो ये कितना होगा, 2,40,000 के करीब। लेकिन 0.5% कम भी है, तो इससे थोड़ा सा कम वाला जो है आपका आंसर होगा। ऑप्शन अगर देखते हैं तो इससे थोड़ा सा कम ये है, 2,39,200, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे, पी क्यू और आर टाइप की प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रमशः ये दे रखा है। योगेश प्रत्येक टाइप की वस्तुएं इस अनुपात में खरीदता है और कुल 8,060 रुपया खर्च करता है। क्यू टाइप की कितनी वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, तो क्यू है बीच में, यहाँ पर 2 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, सभी 2 के मल्टीपल हैं, तो आप यहाँ पर तरीका से निकाल लीजिए। पहले वस्तु का रेट है 280। ठीक है, आप एक काम करिए, सवाल में ही गुना करिए, लिखने में टाइम क्यों वेस्ट करें। आपको देखना है रेट, पहले वस्तु का रेट है 280 रुपया और ये टाइप की वस्तु इसने 4 खरीदा है, क्वांटिटी 4 है, तो 280 गुना 4 करेंगे तो 28 चौके 112 यानी 1120 रुपया इसका खर्च हुआ इसमें।
इसके बाद दूसरा वस्तु की बात करें तो इसका मूल्य है 185, और इस मूल्य वाले इसने 2 क्वांटिटी खरीदा है, तो 185 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा? 370। तो 370 रुपया इसका यहाँ पर खर्च हुआ। और तीसरी वस्तु की बात करें तो यहाँ पर रेट है 105 रुपया और ये खरीद रहा है 5 यूनिट, तो 105 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा? 525। तो 525 रुपया इसका यहाँ पर खर्च हो गया। तो टोटल खर्च कितना हुआ, जोड़ लीजिए। 11 3 14 5 1900 यहाँ हो गया, 90 25 115, यानी कि 2015 रुपया इसका टोटल खर्च है। ठीक है, जब हम लोग रेशियो में कैलकुलेशन किए। लेकिन सवाल में इसने कहा है कि टोटल खर्च इसका 8060 है, तो ये खर्च टोटल यानी 8060 के बराबर होगा। देखिए 2 चौके 8, 15 चौके 60, यानी सीधा सीधा ये 4 गुना है। क्यू का आपको निकालना है। क्यू कहाँ था? बीच में ये 2, तो 2 का भी 4 गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे, एक गोला जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस गोले की त्रिज्या को 25% घटाने पर नए गोले का निर्माण होता है। निर्मित नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, लेकिन अब चेक कर लीजिए। 5 3 8 और इधर हो गया आपका 7 6 13 6 19, तो 11 8 19 ये 11 का मल्टीपल है। यहाँ पर देखें तो 5 4 9 इधर हो गया आपका, 7 6 13 5 18, ये नहीं है 11 का मल्टीपल। और 5 4 9 1 10, 7 6 13 6 19, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 3 8 5 13, 7 6 13 5 18, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बचा। और इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, अगर ये है गोले का टोटल सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है? 4 पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये दे रखा है 616, तो 616 के बराबर करेंगे। 22 से ये कट जाएगा, 22 दूना 44, 17 बचा 176, 22 अट्ठे 176 होता है। 4 से ये 7 बार में कटेगा, तो आर स्क्वायर का क्या होगा? 7 गुना 7 49, तो आर का वैल्यू यहाँ से 7 आपको मिल जाएगा। अब नए गोले की बात करें तो इसका हमें निकालना है आयतन। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई यानी 22/7 इंटू आर का क्यूब। तो आर कितना होगा? देखिए एक्चुअल में यानी पहले वाला जो इसका त्रिज्या है वो 7 है, और ये कह रहा 25% घट गया। 25% घटा तो 1/4 घटा, यानी 3/4 इसका वैल्यू बच जाएगा। तो 7 का 3/4 जो है ये हो जाएगा नया रेडियस। ठीक है, तो 21/4 इसको बोल सकते हैं। 3 बार लिखना आपको, क्योंकि क्यूब होता है। अब इसको कैलकुलेट करके आपको आंसर निकालना है। तो 7 या 21, 21 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में। ठीक है, तो इधर तो 11 हो गया, यहाँ पर 21 का स्क्वायर 441, और नीचे हो गया आपका 4 दूना 8। आंसर काफ़ी दूर दूर है, तो आप यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 पंजे 40 जाएगा, 8 पंजे 40 जाएगा, उसके बाद पॉइंट आएगा। 11 गुना 55 करना है। ठीक है, तो 55 6 ये कितना हो जाएगा? 5 है, 11 55 55 5 60, 605 के जो है करीब में आपका आंसर होगा। एक ही ऑप्शन दे रखा था। आगे, 6400 की धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मिश्रधन हमें निकालना है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लीजिए। 15% है, इसका फ्रैक्शन होता है 3/20, यानी प्रत्येक वर्ष 20 पर 3 का ब्याज मिलेगा। तो ये वैल्यू क्या बनेगा? 23/20। ठीक है, तो इससे आपको गुना करना है हर एक साल। तो मूलधन इसका है 6400, 6400 है, और यहाँ पर 23/20 आपको निकालना है, तो 23/20 निकाल देंगे इसका। फिर से अगले साल भी 23/20 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद ये चीज़ आपको मिलेगा। लेकिन ऑप्शन अगर देखते हैं तो सभी के इकाई अंक अलग हैं, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 जीरो तो कट जाएगा सीधा सीधा, नहीं तो ऐसे करिए 400 व 400 से इसको काट दीजिए 16 बार में। 6 या 18 और 18 या 54, यानी इकाई अंक 4 आना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे, यदि x का ये वैल्यू है तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि आप यहीं पर √x का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर यहाँ पर रख दीजिए। नहीं तो यहाँ से रूट हटाइए। रूट हटाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसका होल स्क्वायर करना होगा। होल स्क्वायर जब करते हैं तो ये मिलेगा x
प्लस 1/x और माइनस का 2ab यानी कि 2। ए बी जब करेंगे तो ये दोनों कट ही जाएगा। तो कुल मिला के ये वैल्यू आया है। तो यहाँ से x का मान रख के कैलकुलेट कर लेंगे। फिर लास्ट में आपको याद रखना है कि इसका वर्गमूल लेना ना भूलें। अगर वर्गमूल नहीं लेंगे तो आपका आंसर गलत चला जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू तो ये है, सीधा यहाँ पर रख देते हैं। कितना है? 3 प्लस √8। अब 1/x का वैल्यू निकालना है, यानी कि 1/x अगर आप निकालते हैं तो ये आएगा 1/3 प्लस √8। तो यहाँ पर परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने से पहले आपको देखना है कि यहाँ पर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है या फिर नहीं है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ √8 का स्क्वायर 8 होगा। तो दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो 1 आपको मिलेगा। अगर डिफरेंस 1 है तो इसका परिमेयकृत वैल्यू क्या हो जाएगा? सिर्फ यहाँ पर माइनस कर देना है। तो ये रहेगा 3 और माइनस का √8। ठीक है, और लास्ट में जो ये माइनस का 2 है ये भी आपको रखना है। तो ये तो कट ही जाएगा। 3 3 6 में से 2 घटेगा 4, 4 आया है। लेकिन आपको क्या लेना है? आपने शुरू में बिना मतलब का स्क्वायर किए थे, तो बिना मतलब का यहाँ पर स्क्वायर रूट भी ले लेना है। तो आपको 2 करेक्ट आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे दिए गए आंकड़ों ये दिया गया है और इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने से पहले सबको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटी 6 है, फिर आपका 8 आएगा, 9 आएगा, फिर 11, उसके बाद 16 और 22। अब गिनना है कि कितने प्रेक्षण है। तो 3 3 6 प्रेक्षण है, यानी कि यहाँ पर प्रेक्षण क्या है? सम है। अगर सम रहता तो बीच वाले 2 पद का एवरेज ही माध्यिका होता है। तो यहाँ पर बीच वाले दोनों पद ये हैं, 9 और 11। एवरेज निकालेंगे तो जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। 11 9 20/2 यानी कि 10 इसका जो है माध्यिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है। आगे 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 78% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार को 13,572 मत मिले, जिनमें से 58% वैध मत थे। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेंगे टोटल वोट जो है इनके पास x है। अब इसमें 78% वोट डाला, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 39/50 हो जाएगा। यानी टोटल वोट का 39/50 लोगों ने ही वोट डाला और इन डाले गए वोटों में से 4% जो है इनवैलिड है। तो वैलिड कितने हैं? 96%। इसका फ्रैक्शन अगर आप निकालते हैं तो 24/25 आएगा। तो इतना डाले गए वोट में से 24/25 भाग वैलिड है। ठीक है, अब इन वैलिड वोटों में से जो एक उम्मीदवार इतना लाया है वो कितना है? वैलिड वोट का 58% है। तो इसका 58% यानी 29/50 बराबर करेंगे 13,572। 13,572। ठीक है, देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू इसलिए हम लोग लिखते हैं ताकि यहीं पर ये छोटा लिखा जाए, फिर कटाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सबको लिखेंगे जैसे इसका 78/100, ये लिखते आप 96/100, इसको लिखते 58/100, तो फिर कटाने में और टाइम जाता। इसलिए ये सब चीज़ तो आपको आना ही चाहिए, फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर कटाते हैं इसको। ये तो 29 का पहाड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, 24 में 8 है तो उससे कर लेंगे आप। यहाँ पर 13 है, 13 तिया 39, 13 का 13, 13 चौके 52 जाएगा, फिर 13 चौके 52। 29 से अगर कटाएं तो 29 तिया 87 होता है, बचा कितना? 17, 174 हुआ। तो 29 छाके 174 होता है। 12 से 2 बार में काट दीजिए, 12 से 3 बार में, 3 3 भी काट दीजिए, 2 बचा, 2 से यहाँ काट दीजिए 25 बार में। तो कुल मिला के x का वैल्यू ये हो जाएगा 50 गुना 25 गुना 25, 625 पंचे 3125 पर 1 जीरो, यानी 31,250 टोटल वोट है। ठीक है, आगे सुमन, तारिक और नेहा ने क्रमशः इस अनुपात में राशि निवेश की। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल इतना रुपया का लाभ अर्जित हुआ तो सुमन और नेहा के हिस्सों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए टोटल लाभ इसका कितना है? ये है 79,721 रुपया। अब इसमें हमें किसका निकालना है? सुमन और नेहा का डिफरेंस। तो सुमन शुरू में है, नेहा लास्ट में, तो शुरू और लास्ट का डिफरेंस कितना है? 6। तो 6 यूनिट का वैल्यू निकालना। टोटल कितना हो रहा है? 11 6 17 12 29। तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करना है।
कैलकुलेट आप पूरा मत करिए, यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पर इकाई अंक 1 है, तो 9 अगर रहे 1 रहे तो सीधा सीधा आप कहेंगे जो भी भागफल आएगा उसका इकाई अंक 9 रहने वाला है। ठीक है, और 9 गुना 6 करेंगे तो इकाई अंक क्या देने वाला है, 4। 4 वाला एक ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सवालों को निपटाएंगे आगे। शिवम अपनी आय का 50% खर्च करता है, यदि वह 42,000 की बचत करता है तो उसकी आय कितनी है। देखिए 50% अगर खर्च है तो बचत भी 50% ही होगा, और 50% का वैल्यू 42,000 है तो आय कितना होगा, 100%, यानी 42 का 2 गुना 84,000, ऑप्शन नंबर डी। ये देखने के साथ आंसर लगा के आगे निकलने वाला सवाल था। आगे, n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के बहिष्कोणों के योगफल और अंतःकोणों के योगफल का अनुपात 2:43 है। समबाहुभुज के एक अंतःकोण की माप कितनी होगी। ठीक है, अब सवाल में कहा इसने कि ये जो समबाहुभुज है इसके बहिष्कोणों का योगफल, कोई भी बहुभुज रे इनके बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, आपको ये चीज दिमाग में बैठा लेना है। अब अंतःकोणों का योगफल ये पूछ रहा है, तो n भुजा है, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल। ठीक है, समबाहुभुज के अंतःकोणों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग n-2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, और इन्हीं दोनों का अनुपात ये दे रखा 2:43, तो ये 2:43 के बराबर हो जाएगा। कैलकुलेट करके पहले n का वैल्यू निकाल लीजिए। ये कट जाएगा सीधा सीधा 2 बार में, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो n का वैल्यू यहाँ से 43, 2 45 आएगा, यानी इस बहुभुज में 45 भुजाएं हैं। अगर भुजाओं की संख्या आपको पता है तो आप एक इसका एक्सटीरियर एंगल आराम से निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, 360 डिग्री को भुजाओं की संख्या 45 से डिवाइड करना होगा, तो ये आएगा 8 डिग्री। एक बाह्यकोण 8 डिग्री है, तो एक अंतःकोण कितना होगा, 180 में बाह्यकोण 8 डिग्री माइनस कर दीजिए तो 172 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे, यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक बात सबको पता होनी चाहिए कि अगर परिमाप को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें लंबाई प्लस चौड़ाई मिलेगा कितना, 20। और ये कहा है कि लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस 5 है, तो 5 ये डिफरेंस आप माइनस कर लीजिए, आएगा कितना, 15। बराबर भाग में बांटिए 7.5, और ये भी आएगा 7.5। ये जो आप डिफरेंस माइनस किए हैं ये ला के जोड़ दीजिए किसी में, तो ये आ जाएगा कितना, 7 5 12, यानी कि 12.5। तो एक ये जो बड़ी वाली है ये लंबाई हो जाएगी और छोटी वाली इसकी चौड़ाई हो जाएगी। देखिए 12.5 और 7.5 ये इसका ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका आंसर होगा। आगे, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 35 और 140 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 प्राप्त हो। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि विभाजित करना है इसको 18, 35 और 140। 140 से विभाजित अगर होगी तो वो संख्या के लास्ट में 0 आना ही चाहिए। तो ये जो शेषफल है 7 वो माइनस करने के बाद 0 आना चाहिए। तो क्या यहाँ पर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर 7 माइनस करते हैं तो 0 आएगा, कितना, 1260 होगा। और यहाँ पर अगर आप 7 माइनस करते हैं तो ये आएगा 1330। दो ऑप्शन है आपके पास 0 इकाई अंक वाले। अब ये चेक कर लीजिए, 18 से भी तो विभाजित होनी चाहिए, तो 9 से 6 2 8 1 9 ये हो रही है, ये नहीं हो रही, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3080 मीटर स्क्वायर है और उसकी त्रिज्या 14 मीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखिए बेलन का अगर हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे यानी कि कर्व सरफेस एरिया, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये टोटल सरफेस एरिया दे रखा है यानी कि 3080, इसमें आपको माइनस कर देना है आधार का क्षेत्रफल और ऊपर वाले सर्कुलर पार्ट का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे यहाँ पर बेलन अगर मैं बनाऊं तो आप देखेंगे कि बेलन का नीचे वाला भाग गोल होता है, ऊपर वाला भाग भी गोल होता है वृत्ताकार। तो ये भाग और ये भाग का एरिया घटा दीजिए, यानी कुल मिला के आपको 2 वृत्त का एरिया माइनस करना है। तो 2 आएगा गुना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 लेना है और आर ये दे रखा है 14 है, तो 14 का स्क्वायर यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। 7 से 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4 गुना 22, ये तो वैल्यू हो गया आपका 88। 88 गुना 14 करना तो कितना आएगा,
14 अट्ठे 112, 50 11 112 11 123, यानी 3080 में 1232 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो कितना आएगा? 1800 इधर हो गया और ये इधर 48। देखिए ऑप्शन में है ये। आगे, एक दौड़ में एक एथलीट पहले लैप में 150 सेकंड में 450 मीटर की दूरी तय करता है। वह उसी दूरी के दूसरे लैप को 75 सेकंड में तय करता है। एथलीट की औसत चाल कितनी है? देखिए, किसी भी व्यक्ति या फिर कोई भी वाहन का अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो उसके लिए चाहिए कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमें यहाँ पर निकालना है। कुल दूरी क्या हो जाएगा? पहला लैप है इसका 450 मीटर का और उसी दूरी के समान इसका दूसरा लैप भी है, तो टोटल दूरी कितना हुआ? 450 इसका 450 इसका, यानी कि 900 मीटर। अब समय देखिए, यहाँ पर 150 सेकंड लग रहा है और दूसरा लैप में इसको 75 सेकंड लग रहा है, तो टोटल टाइम ये हो जाएगा जोड़ने के बाद 225 सेकंड। डिवाइड कर दीजिए इससे, ये सीधा सीधा 4 बार में कटेगा, तो इसका जो आंसर होगा 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, प्रथम 12 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 12 ही इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पर सम रहता तो यहाँ पर क्या करते? 12 + 1 करते। ठीक है, तो यहाँ पर सम की स्थिति में आपको ये करना है, विषम में आपका डायरेक्ट जो पूछेगा वही रहेगा। आगे, यदि एक पंखे का अंकित मूल्य 775 रुपया है और उस पर 12% की छूट प्रदान की जाती है तो पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सवाल है। यहाँ पर डिस्काउंट ये दे रहा है 12%। अगर आप 12% डिस्काउंट दे रहे हैं तो वैल्यू आपको कितना मिलेगा? 88%। 88 मतलब 11 का मल्टीपल। चेक करिए, ये नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, और ये आपका 11 का मल्टीपल है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे, एक माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, लिखते हैं, मदर है और डॉटर है। वर्तमान में अगर बात करें, पुत्री अगर 1 यूनिट की है तो मदर 2 यूनिट की है। 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु उसकी पुत्री की 3 गुनी थी, यानी पुत्री 1 तो माँ कितनी? 3, और ये गैप कितना का आ गया? 10 वर्ष का। तो यहाँ पर आपको 10 लेना है, यहाँ पर भी 10 लेना है, उसके बाद गुना करके डिफरेंस, तो 3 2 का डिफरेंस 1 आएगा। नीचे भी उसी तरह से, लेकिन यहाँ पर अगर समान रहे तो यहाँ पर डिफरेंस लेके गुना कर देना, तो 2 दाही 20 आ जाएगा। क्या पूछ रहा है? माँ की वर्तमान आयु। माँ की वर्तमान आयु क्या? 2, तो 1 का 20 तो 2 का कितना? 40। ऑप्शन नंबर ए। आगे, 3 श्रमिक ए, बी और सी को एक दीवार पेंट करने का काम सौंपा गया। इस काम को 8 घंटे में, बी से 12 घंटे में और सी से 16 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे सभी मिलकर काम करना शुरू करते हैं लेकिन सी 2 घंटे बाद काम छोड़ देता है तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? पहला काम इसमें आपको करना है तीनों का कार्य क्षमता निकालने का। तो ए 8 घंटे, बी ले रहे हैं 12 घंटे और सी ले रहे हैं यहाँ पर कितना? ये ले रहे हैं 16 घंटे। ठीक है, टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम जो कि होगा 48, डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 12 चौके 48 और 16 तिया 48, ये चीज़ आया है। अब देखिए सवाल में इसने क्या कहा है। इसने कहा है सभी मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन सी जो है 2 घंटे बाद काम छोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पर सी का 2 घंटे का काम निकाल लीजिए, तो 2 गुना सी का एफिशिएंसी 3 है, 6 यूनिट। टोटल वर्क में 6 यूनिट यानी सी का हिस्सा माइनस कर लीजिए, बचा कितना? 42। अब ये जो बचा हुआ काम है 42, इसको कौन किया होगा? ये दोनों मिलकर, ए और बी। तो ए का एफिशिएंसी 6 है, बी का 4 है, तो 6 4 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.2। 4.2 आवर में ये पूरा काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे, दुर्लभ पुस्तकों का एक विक्रेता एक संकलनकर्ता को एक प्राचीन उपन्यास 1440 रुपया में बेचता है। बाद में संकलनकर्ता उसे 25% लाभ पर नीलाम कर देता है। नीलामी के अंतिम खरीदार कितनी कीमत भुगतान करता है? क्या है इसमें? आपको इसमें प्रॉफिट जोड़ देना है 25%, यानी तो आप 1440 का कितना कर सकते हैं? 5/4 कर सकते हैं। तो 4 से कट जाएगा 36, यानी कि 360 पंचे 180 पर 10 1800 रुपया इसका फाइनल सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, आगे, एक खुदरा विक्रेता खरीदारों के लिए एक पुस्तक पर निम्नलिखित छूट की स्कीम प्रदान करता है। किस स्कीम के तहत अधिकतम विक्रय मूल्य
होगा। देखिए अगर इसको अधिकतम विक्रय मूल्य चाहिए तो डिस्काउंट क्या होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए चारों ऑप्शन में डिस्काउंट मिनिमम कहाँ है। एक बार पहले चारों ऑप्शन को गो थ्रू करिए। यहाँ 25-36 है, यहाँ 12-46 है, यहाँ पर देखिए 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% का, और यहाँ पर 23-15 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर सबसे कम होगा कितना, 21% का डिस्काउंट। अगर यहाँ पर कम डिस्काउंट है तो यहाँ सेलिंग प्राइस मैक्सिमम मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आगे ठीक है, बाकी आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे ये 21 आया ओवरऑल, लेकिन यहाँ देखते हैं तो ये दोनों 21 से बड़ा है, तो कुल मिला के इसका बड़ा ही आएगा। यहाँ पर देखिए एक 21 से काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर भी 21 से ये बड़ा है, तो तीनों का 21 से ज़्यादा ही आने वाला है। आगे, अमित किसी काम को 13 दिनों में कर सकता है। गोपाल अमित से 30% अधिक कुशल है। गोपाल को उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। आसान सवाल है। देखिए अमित कर रहा है 13 दिन में, तो अमित का एक दिन का काम हो जाएगा 1/13। और इसने कहा है कि ये जो गोपाल है अमित से 30% अधिक कुशल है। 30% अधिक कुशल है तो कितना गुना हो जाएगा, 1.3 गुना। तो ये हो जाएगा गोपाल का एक दिन का काम। जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। कैसे, ये पॉइंट भी है, हटाएंगे तो 0 आएगा, 13 कट जाएगा, 1/10। 1/10 आ रहा है एक दिन का काम, मतलब गोपाल पूरा काम 10 दिन में निपटा देंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। आगे, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 8 अंकों की संख्या ये 4 से विभाज्य हो। ठीक है, 4 से विभाज्यता के लिए हमें लास्ट के 2 अंक ही चाहिए, और यहाँ पर अगर लास्ट के दोनों अंक देखें तो दिया हुआ, और ये 4 से डिविजिबल भी है। तो ए का वैल्यू आप अगर मिनिमम कहे तो 0 लेंगे, और मैक्सिमम कहे तो 9 लेंगे। तो यहाँ न्यूनतम पूछ रहा है तो 0 आपका आंसर होगा। आगे, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, आसान सवाल। कॉस 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है, 0, हटा दीजिए इसको। ये बचा, तो इनमें से किसी एक को साइन स्क्वायर में बदल लीजिए। अगर इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 90 - 60 30 डिग्री, और यहाँ कॉस स्क्वायर है, और एंगल बराबर हो गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 आपका आंसर होगा। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।